कोरोना विस्तार, एससी की यानी कि हाई कोर्ट की फटकार और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जिम्मेदार। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हाल ही में जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव, कई जगहों पर उपचुनाव और उसके बाद जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने एक पिटीशन को लेकर चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। फटकार इस बात को लेकर कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। सीधे सीधे आयोग को जिम्मेदार ठहराया है हाई कोर्ट ने। इसके पहले कोलकाता हाई कोर्ट भी चुनाव आयोग पर तल्ख सख्त टिप्पणी कर चुका है और एक बार फिर अब मद्रास हाई कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर कहा है, जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि जब लोगों की जान बचेगी तभी तो लोगों के अधिकार बचेंगे, जब जान ही नहीं बचेंगी तो फिर काहे के अधिकार। इसके अलावा तमाम तरह की बातें हाई कोर्ट ने उस पिटीशन के बाद कही। काउंटिंग को लेकर भी कहा है कि 2 मई को जिस तरह से काउंटिंग होना है उस दिन पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और चुनाव के वक्त गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, इसीलिए स्थिति भयावह है, विकराल है। पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। आज इसी से जुड़े तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। काउंटिंग को लेकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, इसे सुनिश्चित कीजिए कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए। काउंटिंग का दिन कोरोना को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ना हो। या तो काउंटिंग तरीके से हो या फिर उसे टाल दिया जाए। लोगों की सेहत सबसे अहम है। जब नागरिक जिंदा रहेंगे तभी वे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के हालात लोगों को बचाए रखने के लिए है, दूसरी चीजें इसके बाद। हालांकि इससे पहले भी कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। यहां तक कोर्ट ने कहा था कि आज आयोग को टीएन शेषन जैसे अधिकारी की जरूरत है। उधर चुनाव के दौरान 1 दर्जन से अधिक नेता बीमार हुए और 3 उम्मीदवारों की मौत तक कोविड से हुई। इसके बाद भी भीड़ वाली रैलियों की तस्वीरें आती रही जो आयोग की विफलता का गवाह बनी। वहीं जिस तरह से देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में चुनाव पर सवाल खड़े होते रहेंगे। क्या कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाने में देरी कर दी? क्या चुनाव आयोग को बड़ी रैलियों को पहले ही रोक लेना चाहिए था? क्या चुनाव आयोग ने अंत में आकर जो कदम उठाए उससे पहले ही उठा लेना चाहिए था? ये सवाल तब उठे हैं जब कोविड की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण कर लिया है।
दूसरी तरफ इसको लेकर चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों पर भी कई सवाल उठे और आलोचना भी हो रही है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। हाई कोर्ट की तल्ख सख्त टिप्पणी और कहा है कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसका पालन नहीं हुआ। चुनाव हो लेकिन कोरोना के चलते जो गाइडलाइन होना चाहिए था उसका पालन नहीं किया गया है। अब काउंटिंग के दिन को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है हाई कोर्ट ने। दूसरी तरफ जिस तरह से कहा है, काफ़ी अहम बातें कही हैं कि जब लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर अधिकारों का क्या होगा। दूसरी तरफ यहां तक कह दिया कि टीएन शेषन जैसे सख्त अधिकारी की जरूरत है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस हद तक संज्ञान लिया है हाई कोर्ट ने। सेहत सबसे अहम है लोगों की, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इन तमाम सारे मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे जो हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब। स्वागत करता हूं मधुकर जी आपका। हमारे साथ में बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी हैं। बृजगोपाल जी आपका स्वागत करता हूं। और कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अमित तांवरे जी हमारे साथ हैं। अमित जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मधुकर द्विवेदी साहब के पास में आता हूं। मधुकर जी, जिस तरह से जो कुछ हुआ पिछले 1-1.5 महीने में, 2 महीने के अंदर जो चुनाव हुए और कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था, अभी 1 हफ्ते पहले तक अगर छोड़ दें तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, हालांकि उससे पहले 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए थे, लगातार रैलियां, सभाएं, हजारों लोगों की भीड़। पश्चिम बंगाल में लग रहा था कि यहाँ तो कोरोना है ही नहीं है, जो कोरोना है बाकी सब जगह है देश में। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की है, मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, या इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी, मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी काफी तल्ख है, काफी सख्त है। मधुकर जी, क्या लगता है कि वाकई चुनाव आयोग को जो करना चाहिए था ऐसे समय में चुनाव आयोग वो नहीं कर पाया? मधुकर जी देखिए सक्सेना जी, मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो तमिलनाडु के एक चुनाव के संदर्भ में की जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले जिन भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है सब जगह उल्लंघन हो रहा है गाइडलाइन का। पूरा देश देख रहा है, ये बात अब किसी से छिपी नहीं। लेकिन कम से कम एक हिम्मत तो की जी। मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर टिप्पणी की, तल्ख टिप्पणी की और ये कहा कि अब आप कम से कम काउंटिंग के दिन तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सक्सेना जी, ये जो हाई कोर्ट के आदेश होते हैं या इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन होती है, इसका पालन कौन करवाता है? इसका पालन करवाती है राज्य सरकारें या वो राज्य जहां चुनाव होते हैं या केंद्र की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेज हो जाते हैं। तमिलनाडु की बात तो ठीक है, अब जिसको आप कह सकते हैं हुजूर आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से तमिलनाडु में ये बात कही गई उच्च न्यायालय द्वारा। जहां तक संदर्भ है कोलकाता हाई कोर्ट का, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कौन करा, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? इम्प्लीमेंटेशन कराने वाली जो एजेंसीज थी वो हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? तो मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन उतना दोषी नहीं है जितना वो राज्य सरकारें दोषी हैं जिनके राज्यों में चुनाव हो रहा। आप वेस्ट बंगाल में देखिए कैसे हिंसा हुई वहां। हिंसा के सूत्रधार लोग कौन रहे? पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमला हुआ वहां पर। पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा। तो इलेक्शन कमीशन को टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट सिर्फ खाली ये टिप्पणी कर दिया और हमने अपना फर्ज निभा दिया, बड़ी तल्ख टिप्पणी हो गई। लेकिन उसका परिपालन कौन कराएगा?
टीएन सेशन के वक्त की बात अलग थी, आज अलग वक्त हो गया। आप देखिए ना, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल में कहीं कोई गाइडलाइन का पालन नहीं, सर्कुलर बहुत जारी होते हैं केंद्र सरकार द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा, हाई कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल ताकीद कर रहा है। कौन कौन पालन कराएगा? किसको किसको आप डंडे चला करके किसको किसको रोक सकते हैं? रैलियां, भीड़, कोई पालन नहीं। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट भी अपना एक तरह से फर्ज निभा रहा है, हाई कोर्ट भी अपने फर्ज निभा रहे हैं राज्यों के। लेकिन वस्तु स्थिति तो ये है कि हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, जनता समाज जागरूक नहीं होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य एजेंसियों के आदेश बनाए ताक लोग रखते रहेंगे। लेकिन मधुकर जी कहीं ना कहीं दो चीजें इसमें सामने आती हैं बिल्कुल, कि आयोग चूंकि चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी इलेक्शन कराने को लेकर है, राज्य सरकारें की जिम्मेदारी है कि उस पर अमल हो, टीएन सेशन का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो चुनाव आयोग पर भी है कि आप अगर इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं और कोरोना काल में आप कंडक्ट करा रहे हैं, तो आपको इसके लिए जो गाइडलाइन है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों आपने इस तरह से हजारों की भीड़ की अनुमति वहां पर दी, और अगर भीड़ इकट्ठी हुई तो उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर ऐसे एक्शन इलेक्शन की जब स्टार्टिंग हुई उस समय कुछ दिखते तो शायद स्थिति तस्वीर दूसरी होती या गाइडलाइन होती कि इतने लोग ही बुलाना है। तो कहीं ना कहीं आयोग तो इसके लिए जिम्मेदार है। मधुकर जी देखिए सक्सेना जी बिल्कुल आप व्यवहारिक बात कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है जी। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, चुनाव के दौरान अपने प्रेक्षक भेजता है जी। वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं जी। उनकी पूरी उनके निगरानी में चुनाव होता है जी। लेकिन जगह जगह पुलिस नहीं रहती है, जगह जगह जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नहीं रहते हैं, रैलियां होती हैं, बहुत मॉब आता है, उस मॉब को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राज्य सरकारों का जो पुलिस बल है वो देखता है कि राज्य सरकार का रुख क्या है, राज्य सरकार वो देखता है कि अगर कल सरकार बदल गई हमारा क्या होगा। तो सारी एजेंसी जो कार्यान्वित कराने वाली है लॉ एंड ऑर्डर को, वो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हैं। वो तो सोचती हैं कि चलो आज बीत गया, कल भी बीत जाए, हिंसा हो जाए, एक जांच कमीशन बैठ जाएगा, हम रिपोर्ट भेज देंगे वगैरह वगैरह। टीएन सेशन का जो जिक्र आता है वो निश्चित तौर पे आपने भी देखा होगा, उनका दौर मैंने भी देखा है। उस आदमी एक दृढ़ संकल्प था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और उसने जो कह दिया एक ब्रह्म वाक्य होता था, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के कमिश्नर को, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम तक लोग ठीक से नहीं जानते हैं। तो एक वक्त की बात। चलिए मधुकर जी, काफी अहम बात आप कर रहे हैं, और हम लोगों ने तभी ये जाना जब टीएन सेशन थे कमिश्नर, तभी हमने जाना कि चुनाव आयोग भी कुछ होता है। उससे पहले मालूम ही नहीं होता था कि आखिर चुनाव आयोग के कितने अधिकार हैं और किस तरह से चुनाव आयोग की शक्तियां हैं। काफी अहम बात मधुकर जी आप कह रहे हैं। सीधे ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास में आता हूं। ब्रजगोपाल जी, जिस तरह से भले वो मद्रास हाई कोर्ट ने बात कही हो, भले वो मद्रास हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में वो प्रासंगिक पूरे देश के लिए है, जहां जहां इलेक्शन हुए हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं या फिर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि नहीं, चूंकि सीधा अटैचमेंट अगर कहें, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टियां हैं, वो सीधी तौर पर कहीं ना कहीं जनता के जवाबदेह होती हैं। तो जो टिप्पणी मद्रास हाई कोर्ट कर रहा है, और ऐसे में सबकी भूमिका, सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो चुनाव आयोग हो और चाहे राजनीतिक दल हो। क्या कहेंगे लोहिया जी? देखिए, मैं आपको राजेश जी एक बात कहूँ कि माननीय हाई कोर्ट ने जो भी कहा है जी, उस पर टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से चलने वाले राजनीतिक दल है। जो भी न्यायालय या जो भी इलेक्शन कमीशन हो, इनमें हमारा संपूर्ण विश्वास है, और उनके जो भी निर्देश आएंगे उसका पालन करने हम और हमारी सरकारें बाध्य हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस परिप्रेक्ष्य में कहाँ के लिए क्या टिप्पणी की गई है, ये एक देखने की बात है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए कहा था कि जब पूरे देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में उन्होंने ये कहा था कि आप चुनाव करवाइए, और वहां के परिदृश्य में कहा कि आपने चुनाव में ध्यान नहीं रखा, अब उस गाइडलाइन का पालन कीजिए। मैं ये मानता हूं कि जो भी दिशा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय तमिलनाडु ने दिए हैं, वो जनता के सार्वभौमिक हित में है, और उन निर्देशों का पालन वहां की सरकार को कराना चाहिए। और
चुनाव आयोग की भी ये जिम्मेवारी है कि वे इंसान जो भी है, उनके राजनीतिक दल कोई भी हो सकते हैं, परंतु आज समय है हमें इंसान को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। उसमें जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे उनका पालन किया जाना चाहिए, और उनका पालन किस तरह राज्य चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा, ये चुनाव आयोग को तय करना। बिल्कुल लोया जी, काफी आप अहम बात कर रहे हैं, चूंकि एक क्षेत्र विशेष में ये बात है कि चूंकि मद्रास हाईकोर्ट इस तरह से टिप्पणी कर रहा है, लेकिन जो बात कही गई है मुझे लगता है वो प्रासंगिक पूरे देश के लिए है। जहां जहां इलेक्शन हुए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो या फिर जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं या फिर जहां पर उपचुनाव हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उस गाइडलाइन का पालन कहीं नहीं हुआ। और यही कारण है कि चुनाव आयोग पर जिस तरह से टिप्पणी की गई है कि जिस तरह से जिस गाइडलाइन के तरह से आपको सभाएं करवाना चाहिए थी, रैलियां करवाना चाहिए थी, वो नहीं हुई। और फिर वहां की जो सरकार, जी वहां की जो सरकारें हैं, जी जी पश्चिम बंगाल में 5 चरण का चुनाव हो गया था, तब तक जो गाइडलाइन थी उसका पालन भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद जो गाइडलाइन फिर से तय की गई आगे के 3 चरणों के लिए, उस गाइडलाइन का पालन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक बात और बता दें, एक इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश आज पूरे देश में हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां सभाएं की पश्चिम बंगाल में, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। क्या अकेले भारतीय जनता पार्टी ने की है? क्या तृणमूल कांग्रेस ने नहीं की? क्या ये सभाएं कांग्रेस पार्टी ने नहीं की? क्या ये सभाएं वामपंथी दलों ने नहीं की? देखिए ये सबने की है, और मैं ये नहीं कहता। सवाल लोया जी, सवाल सभी पर है, ये कोई पर्टिकुलर, ये सवाल सारे राजनीतिक दलों पर है। जी वही मैं कह रहा हूँ कि जो गाइडलाइन जिस दिन तक थी चुनाव आयोग की, उसका पालन किया गया, और जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने बदली अंतिम 3 चरणों के चुनाव के लिए, उसका पालन भी राजनीतिक दलों को करना पड़ा। और अगर अब कोई निर्देश उच्च न्यायालय ने दिया है राज्य शासन चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग जो, चलिए लोया जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। अमित तांवरे, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता हमारे साथ में है। अमित, क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं कोर्ट की टिप्पणी को? देखिए राजेश जी, आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा आपको। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसमें आई है कि टी.एन. शेषन साहब का नाम आप लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत बार लिया है। हमको ये समझना होगा कि आज टी.एन. शेषन साहब का नाम क्यों याद रख रहे हैं इतने सालों बाद भी। इसलिए याद रखा जा रहा है कि तब की जो सरकारें थी, तब के जो राजनीतिक दल थे, उन्होंने अपने उस टाइम की संस्थाओं को उतने अधिकार दे के रखे थे, उनमें कोई दखलंदाजी नहीं करी थी और उनको उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाई। क्या आज के समय में ये चीज देख सकते हैं हम कि टी.एन. शेषन जैसा कोई अधिकारी यदि अपना काम करना भी चाहे तो स्वतंत्र रूप से कर सकता है क्या? रही हुई एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जो अदालत ने टिप्पणी करी है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। चुनाव आयोग ने निश्चित तौर पर लेट लतीफी हुई है और बहुत ही तल्ख जो कोर्ट ने कहा है कि हत्या का मुकदमा तक वो होना चाहिए, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे इन सब चीजों की जवाबदारी बिल्कुल तय होना चाहिए। रही बात राजनीतिक दलों की, जैसे मेरे बड़े भाई ब्रजगोपाल लोया जी ने जो कहा है, तो क्यों ना ये माना जाए भाई, क्यों नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब बंगाल जाते हैं तो अपनी रैली में मंच से बोलते हैं, जहां तक देख रहा हूँ दूर दूर तक बहुत ही लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये स्पष्ट संदेश है कि बंगाल में परिवर्तन तय है। तो वहीं जब अपने दिल्ली आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मास्क लगा के बैठ जाते हैं। ये दो रूपी भाषा ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। शिवराज जी को आप देखिए, दमोह जाते हैं तो बोलते हैं अधिक से अधिक संख्या में निकले, मतदान करें। भोपाल आकर कहते हैं 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो क्या सत्ता जो है आज क्या लोगों की जान से बढ़कर हो गई है? आपको हमको सबको देखना होगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो बिल्कुल गर्व के साथ कहूंगा कि हमारे जो नेता राहुल गांधी जी ने बंगाल की अपनी सारी रैलियों को स्थगित किया, और ये आपने हमने सबने देखा है। इस तरीके का उदाहरण यदि राजनीति में होगा नहीं, लेकिन सवाल तो अमित इसी बात को लेकर कांग्रेस में भी खड़े हो रहे हैं कि जब असम में चुनाव थे, जब केरल में चुनाव थे, जब पौंडीचेरी में थे, जब 4 जगह पर इलेक्शन थे, चूंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं वहां फायदा दिख रहा था, उस समय कुछ शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल की बात आई तो पीछे हट गए। देखिए राजेश जी, हो सकता है आपको ये पहले से जानकारी हो, मुझे तो जानकारी नहीं है नफा नुकसान क्या होता है। मैं तो 2 मई का इंतजार कर रहा हूँ, 2 मई को ही पता चल पाएगा। अब हो सकता है नहीं, मेरा कहने मतलब उसी हम रैलियों, उसी सभाओं की बात कर रहा हूँ अमित, में उसी रैलियां, उसी सभाओं की बात कर रहा हूँ।
नहीं, ये मैं वही बात तो आपको कर रहा हूँ कि ये कौन तय कर सकता है कि पश्चिम बंगाल में हम मजबूत हैं नहीं है, वहां से हमको असम में हमको फायदा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये तो 2 मई का इंतजार आपको हमको सबको करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये 3 जगह यदि किया भी, और यदि पश्चिम बंगाल में राहुल जी ने अपनी रैलियों को स्थगित किया भी, तो ऐसा उदाहरण पेश तो किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने, क्या अमित शाह जी ने इस तरीके के कोई कदम उठाए? क्या शिवराज जी ने इतनी हिम्मत दिखाई दमोह उपचुनाव में? तो ये सब चीजें चलिए मधुकर, चलिए मधुकर नहीं राजेश जी, जी बोलिए, बीच में बोलना बोलिए लोया जी बोलिए जी। कि शायद अमित सांवरे जी को मालूम नहीं है कि जब बाद में कोविड की महामारी देश भर में फैल रही थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कार्यक्रम निरस्त किए हैं, माननीय अमित शाह जी ने भी किए हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो मुख्यमंत्री जी को और कमलनाथ जी को एक ही दिन में दमोह में रैली करना थी, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपनी रैली निरस्त की और कमलनाथ जी वहां बिना मास्क के रैली करके आए। ये मगर इस समय ये प्रश्न राजनीतिक नहीं है। प्रश्न ये है कि आज जो हाईकोर्ट ने कहा है उस पर चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करनी है, और राजनीतिक दलों की ये जिम्मेवारी है कि वो चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करें। मधुकर जी क्या कहेंगे? मुझे समय दीजिएगा, मैं लोया जी की बात का जवाब। चलिए अमित बोल लीजिए, फिर मधुकर जी मैं आता हूँ, अमित को बोल लेते। हाँ अमित बोलिए क्या कह रहे हैं। चलिए संपर्क जब तक होता है मधुकर जी के पास में आता हूँ। मधुकर जी। जी जी, देखिए लोया जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि ये राजनीतिक दलों को ध्यान रखना पड़ेगा कि गाइडलाइन का पालन। निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन तय कर दी, लेकिन आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के चुनाव में रैलियों में किस तरह के दृश्य उपस्थित होते थे। मंच पर बैठे नेतागण, वक्तागण तो मास्क लगाए रहते थे, लेकिन श्रोताओं की ओर अगर नजर आप दौड़ाएं तो क्या स्थिति दिखाई देती थी। क्यों नहीं राजनीतिक दलों ने एक फरमान जारी किया था, अपील जारी की थी कि हमारे सभा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रोता, कोई भी कार्यकर्ता बिना मास्क के नहीं आएगा। काश अगर राजनीतिक दल ऐसा करते तो शायद ये तस्वीर ना बनती। तमिलनाडु उच्च न्यायालय द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जो बात कही गई है तमिलनाडु के संदर्भ में है, लेकिन वो इंगित जरूर करती है कि निर्वाचन आयोग को सजग रहना चाहिए। तमिलनाडु के उस एक चुनाव के संदर्भ में बात कही गई है, लेकिन ये बात अगर प्रकारांतर में देखी जाए तो पूरे देश के परिदृश्य में लागू होती है। निश्चित तौर पे हाई कोर्ट का जो आदेश है स्वागत योग्य है। हाई कोर्ट के आदेश पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लोग फिर भी लोग कर देते हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल की स्थिति है वो तो भयावह होती जा रही है। अब उसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं। पहले तो लगा कि ठीक है कुछ नहीं होगा, मजाक में लोग कहने लगे थे कि चलो भाई यहाँ मतलब दमोह छोड़ो। दमोह के उपचुनाव में एक जुमला चला था कि चलो वेस्ट बंगाल चलो, वहाँ कुछ नहीं है, कोरोना वहाँ है ही नहीं। तो कोरोना जहाँ नहीं था ये मिथक बन गया था, उस मिथक को तोड़ दिया उस स्थिति ने। आज ये वेस्ट बंगाल में अब लग रहा है कि कोरोना कितना भयावह हो रहा है। तो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन कराना सभी राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है। कोई भी राजनीतिक दल ये कह करके नहीं बच सकता कि साहब हमने तो किया है, हम दूसरों का नहीं जानते हैं। निश्चित तौर पे आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो देश ने देखा वो तो दूसरा दृश्य उपस्थित हुआ। आपके कहने भर से काम नहीं चलेगा। जो तस्वीरें देखी गई, जो टेलीविजन चैनल ने दिखाए कि किस तरह भीड़ ने पालन नहीं किया। अगर निर्वाचन आयोग के आदेश का पालन नहीं हुआ तो निर्वाचन आयोग प्रकारांतर में तो दोषी है, लेकिन सीधे सीधे कौन दोषी है? सीधे सीधे तो राज्य सरकार दोषी है, राजनीतिक दल दोषी है, वो एजेंसियां दोषी हैं जिनके हाथ में कानून व्यवस्था का पालन कराना है। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक को दोषी ठहरा दिया जाए, जैसा कि हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने एक डाटा है, फटकारा है और ये कह दिया कि क्यों ना आप पर हत्या का आरोप, आप हत्यारोपी भी एक तरह से हैं। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, ठीक है। लोगों में एक वातावरण तो राजनीतिक दलों को भी सोचने के लिए मजबूर किया। बिल्कुल बिल्कुल, काफी यही अहम बात है कि अब जो कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वातावरण तो बने आगे। चूंकि अभी कोरोना की भी बात कर लें, इतने जल्दी जाने वाला नहीं है। अभी सेकंड वेव की बात चल रहा है, थर्ड वेव की भी बात हो रही है। आने वाले समय में कई राज्यों में और भी चुनाव है। अमित हमसे जुड़ चुके हैं। अमित आप कह रहे थे कुछ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कोरोना के प्रति गंभीरता। और ये जरा पूछे तो कि ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब कोरोना आया था तो ये तो शिवराज जी का ही बयान था ना, कोरोना क्या होता है, ये तो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है।
इनके बड़बोले गृह मंत्री कहते थे कोई कोरोना वोरोना नहीं है, ये तो एक डरोना है। तो इनकी कथनी करनी में हमेशा अंतर है। और अभी भी देखिए, एक महत्वपूर्ण विपक्षी होने के नाते हम हर तरह से सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारी एक सीमाएं हैं। सरकार के हाथ में सारी चीजें हैं और अभी भी सरकार की यदि नीति और नियत सही है, कोरोना के मामले में बातें बंद करना चाहिए, वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए सबको पूरे देश में, और सैनिटाइजर कराना चाहिए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। चलिए, वक्त कम है। लोहिया जी क्या कहेंगे संक्षेप में? लोहिया जी, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। ये कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, ये करते क्या हैं कि बात कहीं का पैदा करते हैं और उसका जब जवाब मिलता है तो भाग जाते हैं। अमित तावरे जी ने ये कहा था कि शिवराज जी को उदाहरण प्रस्तुत करना था, शिवराज जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया। कमलनाथ जी बिना मास्क के रैली दमोह में करके आए। चलो छोड़ो, दूसरी बात मैं फिर करता हूँ। आज मध्य प्रदेश का प्रबंधन फिर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। पिछले 8 दिन में पूरे देश में जब केस बढ़ रहे हैं, तब केवल मध्य प्रदेश है जिसका पॉजिटिविटी रेट 2% से ज्यादा घटा है। राजेश जी, 2% से ज्यादा घटा है। और जब आप नेशनल मीडिया देखते हैं, उसमें मुंबई, दिल्ली और अन्य राज्यों की जब हम तस्वीरें देखते हैं, चाहे रायपुर हो चाहे जयपुर हो, जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई मध्य प्रदेश में इन राज्यों से अगर तुलना करते हैं तो बेहतर है। और आज की बात मैं बता रहा हूँ, आज मध्य प्रदेश में कुल जितनी खपत हुई उससे 15 टन ऑक्सीजन ज्यादा एक्सेस मध्य प्रदेश के पास बची। ये मध्य प्रदेश का डेटा है। और अन्य राज्यों की स्थिति आप देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज से आती है कि एलएनजेपी अस्पताल में सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बची। ये समय केवल ये है कि ये जो जब आपको मानव और मानवता को बचाना है तो कृपया उसमें राजनीति ना करें। मरने वाला ना कांग्रेस का होता ना भाजपा का होता। हमारा ये सबका नैतिक कर्तव्य है कि ये 2 कौड़ी की राजनीति है, इसे छोड़ें और हम मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता किस तरह बचेगी। चलिए, तो पूरे देश में कोरोना से हाहाकार, लेकिन जिस तरह से बात की जाए मद्रास हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को लेकर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब इस तरह की टिप्पणी हुई है, इस तरह की बात सामने आई है, आने वाला जो समय है, आने वाले समय में भी चुनाव होंगे और अगर यही स्थिति रही, उम्मीद की जाना चाहिए कि कोरोना कहीं ना कहीं नियंत्रित हो। लेकिन जिस तरह से प्रेडिक्शन है कि कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, एहतियात रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। और सावधानी के बीच में जो तमाम तरह की गाइडलाइन है और जिसकी जिम्मेदारी है या जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनको इसका निर्वहन जरूर करना होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका, अमित तावरे जी आपका और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर कोरोना विस्तार, हाई कोर्ट की फटकार और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार कि इलेक्शन के समय गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया गया। अब ताकीद किया गया है, सख्त टिप्पणी की गई है कि 2 तारीख को जिस तरह से काउंटिंग होना है 2 मई को, उस दिन गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।